केंद्र और राज्य के मध्य जो संबंध है ना, वो लगभग लगभग एक बाप और बेटे के जैसे है। इसको बड़े प्यार से समझना, आपको एक जिस्ट बता देता हूं, है ना। पिता और पुत्र के रिश्ते जैसे हैं, ठीक है। एक पिता ऐसा जो कंट्रोल करना चाहता है, जो चाहता है कि वो उसका बेटा वैसे ही करे जैसे उसका बाप कहता है, वैसा ही बने जैसा उसका बाप था। जो सपने बाप ने देखे थे वो बेटा करे। जो पुत्र है, राज्य है, ठीक है, ये चाहता है कि भाई वो थोड़ा सा स्वतंत्र रहे, अपनी मर्जी से भी कुछ करे, ठीक है। ये अपनी खुद की अपनी पहचान बनाना चाहता है, ठीक है। तो इनको पिता के रूप में आप यहां पर लिख लीजिए कि केंद्र है, और यहां पर पुत्र के रूप में लिख लीजिए राज्य है। आमतौर पर भारतीय समाज में पिता और पुत्र के बीच में आप देखोगे, जब पुत्र बड़ा हो जाता है, थोड़ा एक यंग एज में आता है, तो उनके बीच में कुछ मुद्दों पर कॉन्फ्लिक्ट होने लगते हैं, है ना। फैमिली में कई सारे जैसे डोमिनेटिंग फादर हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को कि नहीं, जैसा मैं कहूंगा वैसे करना है, जहां मैं कहूंगा वहीं शादी करनी है, तुम जिसको भी पसंद करते हो उसको भूल जाओ, है ना। फिर बच्चा डायलॉग मारेगा सुनील शेट्टी वाला, तुम मुझे भूल जाओ, मैं होने नहीं दूंगा, है इस तरीके से, मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता। तो ये अपने बाप से फिर झगड़ा करने लगता है, नहीं पापा आपको नहीं पता, पुराने जमाने हो गए, मेरे को मेरी आजादी चाहिए। तो भारत में केंद्र राज्य के बीच में इसी तरीके का संबंध है। अब इनके बीच में एक होती है माता, ठीक है। माता क्या करती है, वो इन दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश करती है, समझौता करने की कोशिश करती है कि भाई इन दोनों के बीच का मामला ठीक ठाक आपसी सहयोग से चलता रहे। तो यहां पर माता की भूमिका निभाते हैं अंतरराज्यीय परिषद, नीति आयोग और क्षेत्रीय परिषद, ऐसी संस्थाएं जो केंद्र और राज्य के मध्य समझौता कराने का कार्य करती हैं। तो ये एक बेसिक सा जिस्ट है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के, ठीक है। अब इस केंद्र राज्य संबंधों में माता पिता और बेटे के अलावा कुछ रिश्तेदार भी आते हैं, ठीक है। रिश्तेदार कैसे, जो अलग अलग समितियां बनाई जाती है ना, जो अपनी अपनी विशेषज्ञ समितियां, जैसे सरकारी आयोग, पुंछी आयोग और भी प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार समिति एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो अपनी पूरे मामले को जांच परख करके अपनी विशेषज्ञ सलाह देते हैं। जैसे आपके परिवार में भी कोई घटना हो रही है, कोई चीज हो रही है, तो आपके रिश्तेदार आकर के आपको सलाह देने की कोशिश करते हैं ना कि नहीं भाई एक काम करो, बेटे को विदेश भेज दो, है ना, पढ़ने के लिए। एक काम करो, बेटे को किसी दूसरे खेल कूद वाली प्रैक्टिस कराने शुरू कर दो। एक काम करो, बेटे को आईएएस की तैयारी कराओ। वो अपनी विशेषज्ञ सलाह देते हैं। तो ऐसी ही विशेषज्ञ सलाह देने वाले रिश्तेदार यानी कि समितियां भी यहां पर आप देखेंगे। तो एक पारिवारिक माहौल में हम चलेंगे, परिवार की तरीके से कोशिश करेंगे, क्योंकि जटिल विषय है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से कि आपको थोड़ा सा फेमिलियर करते हुए आसान बना करके आपको समझाता हुआ चलूं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं केंद्र राज्य संबंधों को। देखिए जी, केंद्र राज्य संबंधों को जानने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। जब अंग्रेज लोग भारत में आए तो उन्होंने देखा कि भारत में भाई कई सारे राजा हैं, नवाब हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, बहुत अलग अलग चीजों में अलग अलग लोगों का कंट्रोल है। अब अंग्रेजों को यह समझ में आया कि भारत के ऊपर अगर कंट्रोल करना है ना, अपनी पावर बढ़ानी है, शक्ति बढ़ानी है, तो हमें केंद्रीकरण करना पड़ेगा, सेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। अब सेंट्रलाइजेशन कैसे हो, तो उसके लिए उन्होंने एक एक्ट, अगर हम अंग्रेजों की बात करते हैं, अंग्रेजी सरकार की बात करें ना, या अंग्रेजों की बात करें, तो उन्होंने केंद्रीकरण की तरफ ध्यान दिया। और केंद्रीकरण के लिए उन्होंने क्या किया, कई सारे एक्ट बनाए। जैसे कि 1773 के एक्ट से आप देखोगे केंद्रीकरण का प्रारंभ हुआ, है ना, सेंट्रल चीजों को सेंट्रलाइज करने की चीजें कोशिश की गई। फिर उसके बाद कई सारे एक्ट आए। एक्ट आते आते 1853 में आते आते केंद्रीकरण अपने चरम पर पहुंच गया, जब सारी की सारी पावर ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके प्रशासनिक ढांचा सब उनके पास आ गया था। और उसके बाद आजादी तक भी, इसके बाद 1947 तक भी भारत का प्रशासन जो है वो केंद्रीकृत प्रशासन रहा, सेंट्रलाइज रहा। उस समय केंद्र राज्य संबंध की इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी जिस तरीके की व्यवस्था आज के समय में है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, वाई दिस कोलावेरी डी, राज्यों के साथ ऐसा क्यों? उसका रीजन था क्योंकि अंग्रेज बड़े चालाक थे। अंग्रेजों को चाहिए था कि वो भारत के ऊपर रखे कंट्रोल, पूरे भारत के ऊपर। अब अगर वो अलग अलग राज्य के स्तर पर स्वायत्तता, स्वतंत्रता दे देते, उनको बनाने की परमिशन दे देते, तो उनको डर था कि कहीं ये विद्रोह ना कर दे उसके खिलाफ,
अब ऐसे में पूरे भारत के ऊपर अगर होल्ड रखना है, कंट्रोल रखना है, तो उसका एक ही तरीका हो सकता था कि सारी की सारी शक्तियां अपने पास रखो, सेंटर के पास रखो, कोई तुम्हारे खिलाफ खड़ा ही ना हो पाए, मौका ही मत दो दूसरे को। तो उसी रास्ते पर अंग्रेज लोग जो थे वो सेंट्रलाइजेशन पर चले, उनके लिए केंद्रीकरण जरूरी था। लेकिन अब मुद्दा आता है आजादी के बाद। 1947 में हम हो जाते हैं आजाद, स्वतंत्र भारत बनता है। अब स्वतंत्र भारत बन जाने के बाद हमें एक चीज, एक बड़ी ही कसमकस थी, एक चुनौतीपूर्ण चीज हमारे सामने थी, और वो ये थी कि भाई भारत में किस तरीके की व्यवस्था बनाई जाए। क्या भारत में ब्रिटेन की जैसी व्यवस्था रखें या अमेरिका की जैसी व्यवस्था रखें, अध्यक्षात्मक, संसदीय, इनके साथ था ही। और वहीं दूसरी तरफ हम यह भी चाहते थे कि भारत के अंदर सभी समूहों को प्रतिनिधित्व मिले, जितनी भी डाइवर्सिटी है उन डाइवर्सिटीज को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी मिले, भागीदारी उनको मिले, अपना विकास करने की अवसर उनको खुद से दिए जाए। तो हमारी शासन व्यवस्था बनाने के लिए काफी विचार मंथन हुआ कि किस तरीके की शासन व्यवस्था को हम रखें। तो उस टाइम समझ में आया कि हमें भारत में डाइवर्सिटी है तो सब लोगों को भागीदारी देने के लिए उन सबको कुछ स्वायत्तता देने की आवश्यकता है। तो हमें हमारे देश के अंदर राज्यों के गठन की आवश्यकता है, राज्य जो कि अपने आधार पर अपने क्षेत्र का शासन करेंगे, लेकिन उनको हम फ्री नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर फ्री छोड़ दिया, अधिक शक्तिशाली बना दिया, तो वो कल को विद्रोह करेंगे और कल को आकर के कहेंगे नहीं हमें तो भारत से अलग होना है, हम तो भारत के साथ रहना नहीं चाहते। तो इस प्रवृत्ति को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी था कि सेंटर की सरकार बहुत मजबूत हो, केंद्र की सरकार बहुत ज्यादा मजबूत हो, क्योंकि उस समय हमने दो चीजें देखी थी। एक तो 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो यह समझ में आ गया था भारत के संविधान निर्माताओं को कि भारत में राज्यों के अंदर या बहुत सारे ऐसे समुदाय, ऐसे वर्ग जिनको राजनीतिक सत्ता चाहिए, वो अपनी राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए उसकी लालसा में देश के टुकड़े करने से हिचकेंगे नहीं। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के विभाजन हुआ, ऐसे ही अगर राज्यों को अधिक शक्ति दे दी गई तो कल को वो राज्य भी भारत से अलग होने करके एक अलग देश के लिए पंगा कर सकते हैं। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए, भारत के एकीकरण को बनाए रखने के लिए, भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जरूरी था कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हों, सेंटर के पास ज्यादा शक्तियां हों। हालांकि वर्तमान समय में जो मुद्दा है केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद का, जो डिस्प्यूट का, वो केंद्र के पास अधिक शक्तियां होना ही है। राज्य जो केंद्र के साथ पंगा लिए रहते हैं उसका रीजन यही है कि केंद्र के पास बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन मैं आपको एक बैकग्राउंड बताया हूं कि भारत के संविधान में ये जो विवाद अभी उत्पन्न हो रहा है केंद्र और राज्यों के बीच में, इस विवाद की उत्पत्ति के लिए लोग केंद्र की अत्यधिक शक्तिशाली होने को जिम्मेदार बताते हैं। तो बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि संविधान बनाते समय हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा काम किया कि आज इतनी बड़ी समस्या आ गई। ऐसा कुछ नहीं था। उस समय की परिस्थितियों की डिमांड थी कि भारत को एकीकृत रखना है, मजबूत रखना है, बनाए एकता के सूत्र में पिरोए रखना है। इसके लिए केंद्र की स्थापना आवश्यक थी। ठीक है, मजबूत केंद्र की स्थापना आवश्यक थी। अब उस समय पूरे विश्व में अलग अलग तरीके की संघवादी व्यवस्था थी। आमतौर पर एक जो सच्चा संघ होता है उसमें राज्य और केंद्र को बराबर शक्तियां मिलती हैं। तो ऐसे में हमने हमारे देश के लिए जो हमारी संघवादी व्यवस्था है उसके लिए एक वर्ड यूज किया, उसको बोला गया यूनियन। और हमने यूनियन इसलिए बोला क्योंकि यूनियन में केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं, राज्य के पास कम शक्तियां हैं। केंद्र और राज्य दो स्तर की सरकारें जरूर हैं, लेकिन केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं और राज्य जो है उनके पास भी कुछ स्वायत्तता है, लेकिन वो केंद्र के अधीन ही काम करते हैं। भारत से अलग होने की स्वतंत्रता, स्वायत्तता उनके पास नहीं है। इसलिए हमने यूनियन वर्ड जो है यूज किया। तो अगर हम भारत की संघीय व्यवस्था को देखें, मैं यहां पर एक बार ये पिक्चर अगर हटे तो मैं शायद आपके लिए कुछ चीजें डाल करके मैं आपको एक स्क्रीन पर कुछ दिखाता हूं। यहां पर एक स्लाइड ऐड करके फिर आपको मैं कुछ दिखाता हूं। न्यू स्लाइड में आते हैं। चलिए देखिए, आपको एक तुलना करके दिखाता हूं, उसको समझना। अभी भारत की जो संघीय व्यवस्था है उस ढांचे में मूल रूप से जो व्यवस्था बनाई गई थी वो था एक शक्तिशाली केंद्र और निचले स्तर पर राज्य। लेकिन
आमतौर पर पूरे विश्व में आप देखोगे तो इसी तरीके का ढांचा देखने को मिलता है, केंद्र और राज्य, जहां जहां पर भी संघवादी व्यवस्था है। लेकिन भारत जो है वो एक अभूतपूर्व किस्म का देश है, एक मतलब एक विचित्र, एक कहते हैं ना, एक बहुत ही अलग किस्म का देश है। वो सबसे अलग हटके चीजों के बारे में सोचता है। तो हमने एक और स्तर बाद में बनाया, एक और स्तर को हमने जोड़ा और उसको हम बोलते स्थानीय स्तर। ठीक है, ये तो जो था ये मूल रूप से था। फिर बाद में हमने संविधान में संशोधन किया और संविधान में संशोधन करके 73वां व 74वां संशोधन करके हमने स्थानीय स्तर की सरकारों को भी यहां पर जोड़ दिया। यानी कि अब हमारे पास सरकार के 3 स्वरूप हो गए, केंद्र, राज्य और स्थानीय। ठीक, अब थोड़ा सा कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। आपको मैं कंपैरिजन करके बताता हूं कि किस तरीके से हम कंपैरिजन करेंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं घटक। ये क्या हुआ भाई, मैं यहां पर लिख देता हूं घटक। ये कंपैरिजन आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो इसको बड़े ही ध्यान से समझना। इस तरफ मैं लिख देता हूं फेडरेशन, यानी कि जिसको आप संघ बोलते हैं। एक तरफ मैं लिख देता हूं कन्फेडरेशन, और तीसरी तरफ मैं लिख देता हूं यूनियन। ठीक है, इनको थोड़ा सा मेरे को इधर करना पड़ेगा, इधर लिख देते फेडरेशन और इधर लिख देते कन्फेडरेशन। अब इन तीनों के बारे में समझना बड़े ही ध्यान से, ये क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके के प्रावधान हैं इनके अंदर। ठीक है, और कैसे कैसे हम इनको देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम उदाहरण लें कि कौन कौन सा देश इस पद्धति को देखता है, तो फेडरेशन जो है वो यूएसए में मिलेगा, अमेरिका में। कन्फेडरेशन आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। यूनियन जो है वो आपको भारत में मिलेगा। भारत ने जो यूनियन वाली जो व्यवस्था अपनाई, ये कनाडा से हमने अडॉप्ट की। ना तो हमने अमेरिकी पद्धति अपनाई, ना हमने ब्रिटिशर्स की पद्धति अपनाई। केंद्र राज्यों के मामले में हमने कनाडा का जो मॉडल था, उस कनाडा वाले मॉडल को अपनाया। आजादी के टाइम भारत के सामने बहुत सारे विकल्प थे। भारत ने देखा कि सारे संविधानों की जांच परख की, तो उसने देखा कि किस किस देश में किस तरीके की व्यवस्था थी, तो अपने देश के अनुसार सुटेबल व्यवस्था अपनाने में उनको आसानी हुई। कनाडा का जो मॉडल था, वो मॉडल हमें अपने लिए ज्यादा सुटेबल लगा। अब देश का उदाहरण तो देख लिया कि कौन कौन से देश में किस तरीके की शक्तियां, किस तरीके की व्यवस्था है। अब मुद्दे पर आ जाते हैं, जितने मेरे दोस्त हैं। हाउस द जोश बता दो यार, कैसे है हाउस द जोश, जिंदा है कि नहीं? थोड़ा जोश तो रखा करो यार, एक हाई जोश आप में हमेशा रहना चाहिए। हाउस द जोश, जोश कैसा है? क्या बात है, एक हाई सर का आंसर आना चाहिए हमेशा, हाई सर। देखो, आप लोग हाई जोश रखेंगे तो मैं भी हाई जोश में रहूंगा। आप लोग लाइक शेयर करते रहेंगे तो मैं भी आगे लगातार कंटिन्यू आपके साथ बना रहूंगा। आप बस लाइक शेयर करते चले जाइए। चलिए, तो अब घटक की अगर हम बात करते हैं ना, तो घटक में देखिए जी, सबसे पहले हम राज्य सरकारों की स्थिति देखते हैं। यहां पर देखते हैं राज्य की स्थिति। राज्य की जो स्थिति है उसको चेक कर लेते हैं। अमेरिका में क्या है, केंद्र व राज्य, इन दोनों को बराबर शक्तियां दी गई हैं, बराबर शक्तियां दी गई हैं। आपको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक इनका खुद का अपना केंद्र का भी संविधान है, इनके राज्यों का भी संविधान है। ठीक है, केंद्र की न्यायपालिका अलग संघीय न्यायपालिका है जिसको बोलते हैं। राज्य के स्तर पर जो न्यायपालिका है वो भी इनकी अलग है, राज्यों की अपनी अपनी, राज्यों के अपने अलग कानून हो सकते हैं। ठीक है, राज्यों के पास अलग अपनी नागरिकता है, केंद्र के पास एक अलग अपनी नागरिकता है। दोनों की लगभग बराबर सी स्थिति, बराबर सी पावर दी गई है। कन्फेडरेशन के अंदर क्या होता है कि राज्यों को अधिक शक्ति दी गई है, राज्यों को अधिक शक्ति दी जाती है, अधिक शक्ति मिलती है। ठीक है, यूनियन में क्या होता है, केंद्र को अधिक शक्ति मिलती है। ठीक है, केंद्र को अधिक शक्ति मिलती है, केंद्र को अधिक शक्ति, पावर, ये है यहां पर।
तो आपने देख लिया राज्य की स्थिति किस तरीके से है। ठीक है जी, राज्य की स्थिति की जगह राज्य सरकार लिख सकते हैं यहां पर, राज्य सरकार। चलिए, अब ये हो गया पहला पॉइंट, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। राज्य के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि संविधान संशोधन की शक्तियां किसके पास है, ठीक है, संशोधन अगर हम बात करें, संविधान संशोधन कौन कर सकता है, संविधान संशोधन, तो इसमें केंद्र व राज्य इसको सेम बराबर है, यहां पर बराबर होती है। ठीक है, यहां पर राज्य जो है को अधिक शक्ति मिलती है। भारत के अंदर देखोगे तो केंद्र राज्य संबंध के अलावा मैक्सिमम मामले जो है वो सारे की सारी संघ के पास होती है। ठीक है, संघ जो है वो अधिक पावरफुल है, अधिक शक्तिशाली है। आप देखोगे ना कि संविधान में जितने भी बदलाव करने हैं, अगर कोई मामला ऐसा है जो केंद्र जो संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, उन मामलों में तो आपको राज्यों की अनुमति लेनी है, राज्यों की परमिशन लेनी है। लेकिन उसके अलावा बाकी किसी मामले में राज्यों की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। संसद अपनी मर्जी से किसी भी चीज में बदलाव कर सकती है, संशोधन कर सकती है। ठीक है, इवन राज्य जो है ना वो संविधान संशोधन को प्रारंभ भी नहीं कर सकते। संविधान संशोधन केंद्र के द्वारा ही प्रारंभ किया जाएगा, है ना। तो यानी कि राज्यों के पास केवल नाम मात्र की एक संघीय व्यवस्था के मामले में एक अपवादजनक शक्ति है, संघ के पास अधिक शक्ति है, यह चीज है। अब बात कर लेते हैं अवशिष्ट शक्तियों की। अवशिष्ट शक्तियां आपको पता होगा, ऐसे विषय जो किसी भी सूची के अंदर वर्णित नहीं है। चौथी चीज पर आ जाते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, तो यहां पर दोनों के पास है, इसमें राज्य के पास है और इसमें संघ के पास है, यानी कि केंद्र के पास है। इसको मैं केंद्र लिखूंगा तो आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगी, केंद्र के पास है। तो ये तीन तरीके के ढांचे हैं जिसमें आप देखोगे अमेरिका में केंद्र राज्यों को बराबर, ऑस्ट्रेलिया में राज्यों को अधिक शक्ति, और भारत एक ऐसा देश जिसने अपनी परिस्थितियों के अनुसार केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया और राज्यों को उसके अधीन एक तरीके से करके रखा है, कम शक्तिशाली बनाया, कम स्वायत्त बनाया। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? सर अमेरिका ने तो बराबर शक्ति दी, उसके बाद कितना बड़ा महाशक्ति, कितनी बड़ी सुपर पावर बन गया, पूरे विश्व का दादा बन गया। तो अगर हम भी केंद्र राज्य को बराबर शक्तियां देंगे तो हम भी दादा बन सकते हैं। लेकिन यहां पर आप समझिएगा, भारत और अमेरिका की बनने की प्रकृति को समझिएगा। अमेरिका में क्या थे कि पहले जो है, मैं आपको समझाता हूं, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ना, वो पहले कुछ छोटे छोटे से देश थे, ऐसे 13 देश थे, वो आसपास छोटे छोटे देश रहते थे। अब कोई भी आता मार पीट के चला जाता, छोटे छोटे कमजोर कमजोर से, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे से। अब कमजोर समझ करके कोई भी शक्तिशाली विदेशी शक्ति आती, मारती पीटती, कब्जा कर लेती, गुलाम बना लेती, लूट लाट करके चले जाते। तो इन छोटे छोटे 13 देशों को समझ में आया कि यार ऐसे तो काम चलेगा नहीं अलग अलग रहने से, क्यों ना हम एक काम करें, हम सारे लोग एकजुट हो जाएं, एक संगठन बना ले, एक संघ बना ले, मिल जाएं। तो इन सारों ने एक समझौता किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एक समझौता किया, और एक समझौता करते हुए इन्होंने एक संघ बनाया जिसका नाम यूएसए रखा गया। यूएसए का नाम इसलिए पड़ा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सारे देशों ने अपनी स्वीकृति दी कि हम एक काम करते हैं, हम सब मिल जाते हैं, हम राज्य की भूमिका निभाएंगे और सारे मिलकर के एक पूरे देश का भी निर्माण कर लेते हैं। तो एक मजबूत सरकार, एक मजबूत देश बन जाएगा और किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पर हमला करने की, हम पर कब्जा करने की। तो जब ये सारे राज्य एक दूसरे के साथ मिलेंगे, समझौता करेंगे, तो समझौते करते टाइम ये चीज क्लियर हो गई, बताया गया कि भाई सबको बराबरी का दर्जा रहेगा, छोटा हो या बड़ा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, सबकी शक्तियां बराबर होंगी। हमने जो केंद्र बनाया है वो हमारा शोषण नहीं करेगा। पता चले कि केंद्र की सरकार बनी और फिर वो राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो इन्होंने समझौते के तहत ऐसी चीजें की थी, इसीलिए आप देखोगे सारी चीजें वहां पर इक्वल मिलेंगी। इवन वहां की जो राज्यों की सभा है, सीनेट जिसको बोलते हैं, उसमें सभी राज्यों को 2-2 सीट दी गई है, चाहे कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो। अब भारत के पास आ जाते हैं।
भारत क्या है, भारत मान लेते हैं कि भारत जो है ये एक पूरा देश था, पहले से ही एक ही देश था। ऐसा नहीं था कि कुछ छोटे छोटे कई सारे देश थे, एक ही बहुत बड़ा देश था। अब ऐसे में इस देश के अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, विविधता बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में शासन व्यवस्था चलाने के लिए पूरे देश के ऊपर एक सरकार का कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल था। संभव ही नहीं था कि एक ही सरकार पूरे देश को संभाल सके, पूरे देश का विकास कर सके। तो ऐसे में हमें हमारे देश के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारी यहां पर जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटीज हैं, उनको स्थान देने के लिए हमने क्या किया, हमने राज्य बनाए, कुछ राज्य बनाए इस तरीके से। और इन राज्यों को कुछ शक्तियां दे दी कि भाई आपके पास कुछ शक्तियां हैं, क्योंकि आपकी कुछ परिस्थितियां भिन्न है, तो आप अपने हिसाब से अपने राज्य का शासन चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप हैं हमारे अंडर में, आप हमारे कंट्रोल में हैं, आप हमसे अलग नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारा देश का जो संघ है वो किसी संधि या समझौते का परिणाम नहीं है, वो तो ऑलरेडी पहले ही एक देश था, वो तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार राज्यों का निर्माण किया। इसका मतलब यह है कि ये कोई भी राज्य ये भारत से अलग नहीं हो सकता। ये अगर ये चाहे कि मैं अलग हो जाऊं भारत से, ना अलग हो ही नहीं सकता, जा ही नहीं सकता, ठीक है। उनके पास अपनी स्वायत्तताएं हैं कुछ, सरकार चलाने की, काम करने की, लेकिन भारत से अलग होने की स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। यह प्रणाली ये सुनिश्चित करती थी कि भारत एकता के सूत्र में पिरोया रहेगा। भारत में जो अखंडता वर्ड जोड़ा गया ना, एकता और अखंडता वो बनी रहेगी, भारत के विभाजन, टुकड़े नहीं होंगे, ये व्यवस्था है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने अमेरिका जैसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, केंद्र और राज्यों को बराबर शक्तियां दे देनी चाहिए। तो भाई अगर राज्यों को आप इक्वल पावर्स भारत में दे दोगे ना, तो आप यकीन मानिए 10-12 साल के अंदर भारत के अंदर भारत ना होकर के कई अलग अलग छोटे छोटे 10-15 देश बन जाएंगे। हर कोई अपना अपना देश चलाएगा, वो सब कहेंगे ये हमारा देश, ये हमारा देश। इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, भारत विखंडित हो जाएगा। इसलिए जरूरी था कि हमारे पास मजबूत केंद्र रहे। तो ये एक बैकग्राउंड मैंने आपको बस यहां तक दिया है, ये समझाने की कोशिश की है कि भारत में केंद्र को अधिक शक्तिशाली क्यों बनाया हमारे संविधान निर्माताओं ने, क्या ऐसी परिस्थितियां थी, क्या ऐसी चीजें थी जिससे कि हमारे पास सेंटर को मजबूत बनाने की जरूरत पड़ी, है ना। तो इन्होंने क्या किया, केंद्र मतलब जैसे आपको उदाहरण दिया था ना, पिता, पुत्र और माता, तो पिता को शक्तिशाली बनाया गया ताकि वो अपने उद्दंड बच्चों को संभाल सके। जैसे होता था गांव में कई सारे आपने बचपन में देखा होगा कि गांव में कोई एक एकदम बहुत ही दबंग किस्म का व्यक्ति है और उसके 4-5 बच्चे हैं और वो बड़े उद्दंड हैं, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, कभी किसी के साथ मार पिटाई कर लेते हैं, आपस में झगड़ लेते हैं, कभी किसी को पीट के आगे, कभी कुछ कर लिया। लेकिन जैसे वो घर में आते थे उस पिता के सामने एकदम भीगी बिल्ली बन करके रह जाते थे, और वो पिता जैसे वो कहता वो मानते थे, है ना। तो ऐसे ही राज्यों के उद्दंडता पे ना उतर जाएं, इसलिए मजबूत पिता का होना जरूरी था। मजबूत पिता होगा तो वो सारे बच्चों को कंट्रोल करके रखेगा और सबके साथ कोशिश करेगा कि उनको उनकी परिस्थितियों के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया जाए। नहीं तो सारे अलग अलग निकलने लग जाएंगे। अगर बाप से मजबूत बेटे हो गए तो संपत्ति में हिस्सा लेकर के भाग जाएंगे, कहेंगे ओए बुड्ढे इधर आ, चल तेरी कितनी संपत्ति, कितनी प्रॉपर्टी है, 50 किले, चल। जिसके जो भी बेटा सबसे पावरफुल होगा कहेगा कि ठीक है आज से 40 किले मेरे हो गए, बाकी रख तू, है ना, बाकी मैंने दूसरे भाइयों के लिए छोड़ दिए। हो सकता है वो सारे लेकर के भाग जाएगा, ये सारे मेरे हो गए, बाहर निकलो तुम यहां से, ठीक है। तो इस तरीके की समस्याएं ना आए, इसलिए मजबूत केंद्र बनाना जरूरी था, ये यहां पर हो गया। अब ऐसा मत करना मैंने यहां पर आपको उदाहरण दिया और सब लोग जाकर के अपने माँ बाप को वहां पर बुड्ढे बुड्ढे करने लग रहे हो, ठीक है। फिर आपके माँ बाप आए और वो मेरे को आकर के बोले कि ये हैं सर जो सिखाते हैं बुड्ढा बुड्ढा करना, ठीक है। चलिए